Assalamualaikum. So moving on to the next part of this chapter 7 from Excel Community Medicine, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमने सैम्पलिंग की दो टेक्निक्स पढ़े थे। पहले एक थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और अब है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर बंदे को इक्वल चांस है कि वो आपके सैम्पल साइज़ का हिस्सा बन सके। यानी जैसे पर्चियाँ डाल ली और वो आपने उसको डब्बे को अच्छे से लाया, फिर कोई भी पर्ची निकाल ली, वो है भाई आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें बायस नहीं आता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि इसमें आप ना ये इसमें मेहनत कोई नहीं कर रहे आप, इसमें इक्वल चांस नहीं है कि हर बंदा इक्वली सैम्पल में नहीं आ सकता। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल हो गई है, इसमें बायस आ गया है और इसके अंदर एरर के चांसेस आ गए और इसमें आसानी देखी गई है। भाई आपने कोई मेहनत और मुशक्क़त जो है वो बर्दाश्त नहीं की, आपके खून पसीने की मेहनत इसमें शामिल नहीं है। बट डिपेंडिंग ऑन अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से, तो ये कर ली जाती है, लेकिन ये एक लिमिटेशन होती है। आपको लिखना पड़ता है कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से अपना डाटा जो है ना, आप सैम्पल जो है वो सिलेक्ट किया। अब इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स हो सकती है। एक थी एक्सीडेंटल, जिसे कन्वीनियंट बोलते हैं, पर्पसिव, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखें, जैसे पूछा जाता है ना रिसर्च में कि आपने सैम्पल किस तरह सेलेक्ट किया, तो वो कहते हैं कि हमने रैंडम तरीके से किया। तो बेसिकली रैंडम तरीके से नहीं किया। रैंडम क्या है? रैंडम तो किस चीज़ का पार्ट है? रैंडम पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसका आपने देखा कितना प्रॉपर प्योर तरीका था कि एक सैम्पलिंग फ्रेम है और उसके अंदर से आपने कैसे रैंडम जो है ना वो लोगों को चूज़ किया है सैम्पल के तौर पर, और उसमें से आपने सैम्पल लिया है और वो हर बंदे के पास इक्वल चांस आने का है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रॉपर वे था, मेहनत थी, मुशक्क़त थी और खून पसीने की मेहनत थी। इसके अंदर जो आप बात करें ना, जैसे मैंने रैंडम, वो है आपने अपनी आसानी के लिहाज से, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैंने अपनी आसानी के लिहाज से, मैंने क्लास के अंदर मुझे 10 लोगों ने कहा कि मैं रिसर्च का आपका फॉर्म फिल कर दूँगा, तो मैंने उन्हीं 10 बच्चों से फिल करवा लिया। मैंने उनकी एज ग्रुप नहीं देखी, मैंने उसका ये नहीं देखा कि वो किस शहर से किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, बस वो मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के थे, मेरे दोस्त थे, तो मैंने उन्हीं से रिसर्च फॉर्म फिल करवा लिया। तो इस तरह की सैम्पलिंग को बोलते हैं एक्सीडेंटल या कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है। यानी जहाँ से मुझे आसान था वहाँ से मैंने कर लिया। मिसाल के तौर पे मैं एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट पर रिसर्च करना चाहती हूँ कि उसके अंदर कोई भी रिसर्च इससे रेलेवेंट है। अब सबसे आसान चीज़ क्या है कि मैं अपने मेडिकल कॉलेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल किंग एडवर्ड में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं देखूँ कि भाई इसी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो मैं रिसर्च करती फिरूँ। तो ये क्योंकि मेरे लिए आसान है, मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा, मेरा कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसी चीज़ का नहीं लग रहा, तो इसको मैंने वहीं के बच्चों से 400 मेरा सैम्पल साइज़ था, मैंने वही 400 बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के चूज़ कर लिए। अब मैं उसको जनरलाइज़ तो नहीं कर सकती, या मैंने अपनी क्लास के ही मतलब बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे चूज़ कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसे जनरलाइज़ तो नहीं कर सकती पॉपुलेशन पर। अगर मैं एक पूरे लाहौर की बात कर रही हूँ, तो उस लाहौर में कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस या स्टूडेंट्स और होंगे या और डिफरेंट कॉलेजेस होंगे, तो उन सब के अंदर मुझे इक्वली अगर मैं नहीं कर रही या मैं कन्वीनियंट कर रही हूँ, तो इसे हम बोलूँगी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे अपनी क्लास के 20 बच्चों को चूज़ कर लिया, या प्लेग्राउंड में जो बच्चा बैठा हुआ था उसी को चूज़ करके उससे फॉर्म फिल करवा लिया, ये होती है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ये सबसे बुरा तरीका है। और पर्पसेस सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि आपका एक आइडिया होता है कि जी आपने इस लिहाज से चूज़ करना है और आप उस आइडिया के लिहाज से कर लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंट एज ग्रुप से जो है वो सैम्पल ले लिया। कोटा सैम्पलिंग क्या है? कोटा सैम्पलिंग ना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर ना 3/4 जो है ना वो लड़कियाँ हैं, ठीक है, आमतौर पे लड़कियों का एडमिशन ज़्यादा होता है, या 1/4 जो है ना वो बॉयज़ हैं, ठीक है। एक क्लास है, जैसे मिसाल के तौर पे 75 लड़कियाँ, 25 जो है ना वो लड़के हैं, 100 की क्लास है। अब मैंने कोई सैम्पल मतलब बनाना है, अपना सैम्पल लेना है, ये बच्चे इस तरह से हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैंने जो अपना सैम्पल साइज़ बनाना है ना, मैं उसमें मतलब 25% लड़के चूज़ कर लूँ और 75% जो है ना वो लड़कियाँ चूज़ कर लूँ, कि जी इस तरह से ऑलरेडी मौजूद है, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मुशक्क़त नहीं की, और ये इस तरह से कोटा करके कि मैंने अब जो सैम्पल लेना ना, मैंने इतने का सैम्पल लेना है, उसके अंदर से मिसाल के तौर पे 300 का सैम्पल लेना है, 25 ये होंगे, 75 ये होंगे। तो ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैंने कोटा बना के इस तरह कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में कोटा के तौर पर भी एडमिशन होता है, तो एक सीट होती है। तो इस तरह से आप जो कर रहे हैं ना कि एक सैम्पल आपने खुद से सिलेक्ट कर लिया और उसका ये एक टेक्निक अप्लाई कर रहे हो कोटा वाली किसी भी एक चीज़ की वजह से, तो ये होती है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपने वो वाला एक फैक्टर तो ख़त्म कर दिया ना कि इक्वल हर एक बंदे को आने का चांस है।
हो सकता है कि आपकी जो रिसर्च करने जा रहे हो उसमें बॉयज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने स्मोकिंग के ऊपर रिसर्च करनी है या आपने ड्रग एडिक्शन के ऊपर रिसर्च करनी है, देखा जाता है या एक्सपीरियंस किया जाता है, हो सकता है कि वो बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा हो या बॉयज़ उस चीज़ के अंदर ज़्यादा, या जिस डिज़ीज़ को आप करना चाह रहे हो उसके अंदर मेल जेंडर ज़्यादा अफेक्ट हो रहा हो या दूसरा ज़्यादा ना अफेक्ट हो रहा हो, तो इस तरह से बायस आने के चांसेस हो सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग ये है कि आपने ना छोटे तरीके से शुरू किया था, ठीक है, छोटे तरीके से आपने शुरू किया था और अब जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, 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 ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कैसा आता है, मिसाल के तौर पे आपने ड्रग एडिक्ट की बात कर लेते हैं। आपने ड्रग एडिक्शन के ड्रग एडिक्ट से रेलेवेंट ना आपने कोई भी रिसर्च करनी है। अब आप क्या करते हो कि आपके पास ना ज़ाहिर है ड्रग एडिक्ट होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अनाउंस तो नहीं करेंगे कि वो ड्रग एडिक्ट करते हैं। अगर ये इलीगल है तो वो हर एक को तो नहीं बताते फिरेंगे। तो आपको अगर कोई एक ड्रग एडिक्ट मिल जाता है, आप उसके ऊपर रिसर्च अपना मतलब डाटा देते हो, फिर आप उससे कहते हो कि यार ज़रा आपको किसी और का पता तो बताना। वो उसको किसी और का भी पता होगा, वो अपना एक दोस्त बता देगा कि फ़लाँ दोस्त जो है ना हम 4 लोग मिल के बैठ के पीते हैं, तो वो ओके अच्छा, तो अब वो आप उनके दोस्तों के पास पहुंच जाओगे, उनसे अपनी रिसर्च का डाटा लोगे, फिर उसके बाद आप उससे पूछोगे कि तुम्हें किसी और को पता, तो बताएगा कि यार मेरा अब्बू भी पीता है, तो अब आप उसके अब्बू के पास पहुंच जाओगे। इस तरह करते करते आपने शुरू छोटे से किया था और आपका सैम्पल साइज़ जो है ना, मतलब कि आप जो है ना ज़्यादा लोगों के पास ना पहुँचते जा रहे हो। ये होती है इस तरह की स्नोबॉल सैम्पलिंग। अच्छा, ये हो गया आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका जो है ना वो क्या है, नुकसान क्या है, फ़ायदा पहले देख लेते हैं। फ़ायदा क्या है? एक तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपका खून नहीं बहा, टाइम नहीं लगा, आसान है, इसमें कोई स्किल इस्तेमाल नहीं हुई, बस आपकी आप जहाँ पे बैठे हुए थे आपने वहीं पे कर लिया, आपने अपने कॉलेज में ही कर ली, आपके पास जो आपके 4 दोस्त थे या आपने उसी इर्द गिर्द वाले डाटा से ना अपना जो है वो फिल करवा लिया, डेट्स इट। तो इसमें आपका काम ज़रा आसान है, सौखा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर बायस आने का मैक्सिमम चांस है। आप अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और ऑथेंटिक नहीं होगी, ठीक है, और सैम्पलिंग जो है वो आपकी ज़ाहिर वीक है। तो अब सैम्पलिंग एरर क्या आ सकते हैं? सैम्पलिंग एरर ये है कि सैम्पलिंग एरर ये आ सकते हैं कि भाई आपका साइज़ एडिक्वेट नहीं है। सैम्पलिंग साइज़ जो है ना वो कितना होना चाहिए? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसके अंदर से 100 का सैंपल ले रहे हो, तो क्या वजह है? आपने 200 का क्यों नहीं लिया, 300 का क्यों नहीं लिया? एक सैंपल साइज़ जो है ना आपने उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना होता है। तो अगर आपका साइज़ बड़ा होगा ना तो उसके अंदर हर तरह के बंदे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 सैंपल साइज़ आपका, तो ये तो बहुत छोटा साइज़ है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि इन 10 लोगों के ऊपर आपने जो स्टडी किया है वो पूरा बिल्कुल वैसे जैसे 1 मिलियन पीपल के ऊपर है या उस शहर के 1 मिलियन। तो आपको आपका सैंपल साइज़ एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आप अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सको। ऑब्जर्वर वेरिएशन क्या है? ये 2 तरह से हो सकती है, इंट्रा ऑब्जर्वर या इंटर ऑब्जर्वर। यानी मिसाल के तौर पर 2 दोस्त मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने ब्लड प्रेशर मेजर किया, ये पहले भी टॉपिक डिस्कस हुआ है। उन्होंने ऑस्कल्टेशन करनी है किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पर ऑस्कल्टेट करके ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, एक ने कुछ और बताया, दूसरे ने कुछ और बताया, स्किल्स पे डिपेंड कर सकता है, डिफरेंट है। या ये इंटर हो गई। इंटरा ये होता है कि एक ही बंदे ने 2 बार ब्लड प्रेशर लिया और उसे डिफरेंट आया, ये ऑब्जर्वर की वेरिएशन है। सब्जेक्ट की वेरिएशन ये है कि एक ही बंदे में दिन या शाम के टाइम पे डिफरेंट हो सकता है ब्लड प्रेशर। आपने सुबह मैयर किया एक ही बंदे में तो कुछ हो रहा है, शाम को उसी बंदे का मैयर किया कुछ हो रहा है, डिफरेंट रीज़न हो सकती है इसकी। मे भी उसने कोई काम किया हो या उसने कुछ खाया या कुछ भी इस तरह से हो सकता है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो है हो सकता है, या इनकम्प्लीट कवरेज। मिसाल के तौर पर 100 लोगों से आपने सेलेक्ट कर लिया कि इनसे आपने करना है, उनमें से 95 लोग जो है वो आपको सैम्पल आपके रिसर्च के लिए डाटा फिल करते हैं और 5 लोग जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है या बीच में से छोड़ देते हैं, या आपने रिसर्च शुरू की थी उनमें से एक बंदे की डेथ हो गई है, या वो बीच के या वो रास्ते में क्या हुआ कि उसका वो पर्सन जो है एग्री नहीं कर रहा आपसे, तो इससे क्या आएगा? आपका सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। आप इवेल्युएट कैसे कर सकते हो? फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रीनिंग प्रोग्राम को। स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए 2 हैं। एक तो आपके पास ये कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होनी चाहिए या अनकंट्रोल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये है कि आप मतलब जिनको आप स्क्रीन कर रहे हो वो वाले लोग लो उनको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के थ्रू, और जो एक आइडियल ग्रुप है जिनकी आपने स्क्रीनिंग नहीं की उन दोनों को कंपेयर कर लो। अनकंट्रोल ट्रायल ये है कि इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि आया कि आपने जिन लोगों को स्क्रीन किया था, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने 100 लोगों में स्क्रीनिंग की थी, इन 100 लोगों में से मैंने हेपेटाइटिस के लिए ना मैंने देखा ये हेल्दी पीपल थे। रिमेंबर ऑलवेज स्क्रीनिंग किन में की जाती है? हेल्दी पीपल में।
ठीक है। तो इन 100 लोगों में मैंने फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग की थी और स्क्रीनिंग करके मुझे पता चला कि 10 लोग जो कि हेल्दी लग रहे थे लेकिन उनको हेपेटाइटिस था। ठीक है। तो अब या फॉर एग्जांपल इनको सर्वाइकल कैंसर था, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये वाले जो 10 लोग हैं, क्या मैंने इनका अर्ली डिटेक्शन कर ली। स्क्रीनिंग हम इसीलिए करते हैं ना कि अर्ली डिटेक्शन कर लें। तो ये लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं बजाय इसके कि उन लोगों में जिनमें हमने स्क्रीनिंग नहीं की, उनके अंदर लेट सिम्टम्स अपेयर हुए और बाद में वो खुद ही डॉक्टर के पास गए डायग्नोसिस वगैरह के तौर पर। तो इस तरह से जो है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि जिससे आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है ना उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है। और ये हमने स्टार्टिंग पे भी देखा था कि आपने स्क्रीनिंग करनी ही उन डिजीज़ की है कि जिसका कोई लेटेंट फेज़ हो। ये भाई जिसका कोई लेटेंट फेज़ नहीं है, मतलब वो डिज़ीज़ जो है वो लेटेंट फेज़ के अंदर नहीं है, यानी वो जब आती है तो अपना सिम्टम्स शो करती है, तो मरीज़ तो खुद ही डॉक्टर के पास चल के चला जाएगा और अपना इलाज करवा लेगा। हम उन डिजीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं कि जो लेटेंट फेज़ में होती हैं, कि जी देखने से बंदा नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन अंदर खाते उसका प्रोसेस चल रहा होता है। और फ़ायदा भी स्क्रीनिंग करने का तब होता है कि जब आपके पास उस बीमारी का इलाज मौजूद हो। यानी अगर आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने डिटेक्ट करके करना क्या है? इलाज करना है ना। डिटेक्ट करके आप क्या करोगे? अगर आपके पास उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यही कहोगे ना, बस मैंने देख लिया आपकी स्क्रीनिंग करके, अब आपने आगे बढ़ना है, अल्लाह माफ़ करे। तो आपने क्या करना है कि आपने मतलब इसलिए करो ना कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सको। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ ली हुई थी। तो इस तरह से 2 चीज़ों से आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम को एवेल्युएट कर सकते हो। एंड दैट्स इट।